हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पाई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसमें हमको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है। देखते हैं डिफरेंस हम एल्गोरिथम और लेमा में। तो लेमा क्या होता है? कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज़ हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए भी कर सकते हैं। और एल्गोरिथम क्या होता है? तो किसी भी प्रॉब्लम को यदि हम स्टेप्स में सॉल्व करते हैं तो वो क्या हो जाता है? एल्गोरिथम हो जाता है। जैसे यदि हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हुए, तो हमको पता है कि हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ कब तक करेंगे? जब तक कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर नहीं मिल जाता। तो यदि हम इसका यूज कर रहे हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा का और स्टेप्स में यूज करते हुए कहाँ तक जा रहे हैं? जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो जाता, तो वो कहला जाता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। अब देखते हैं हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ मैंने 4 को डिवाइड किया है 2 के साथ, तो रिमाइंडर मिला है 0 और क्वोशंट मिला है 2। यहाँ मैंने 10 को डिवाइड किया है 3 के साथ, तो रिमाइंडर मिला है 1 और क्वोशंट मिला है 3। फिर 26 को डिवाइड किया है 3 के साथ, तो रिमाइंडर मिला है 2 और क्वोशंट मिला है 8। मतलब कि ऐसे कह सकता हूँ मैं कि यदि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लूँ, क्योंकि 4 और 2 दोनों पॉजिटिव थे, 10, 3 ये भी पॉजिटिव थे, 26 और 3 ये दोनों पॉजिटिव थे, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, और एक कोई भी इंटीजर दूसरे से बड़ा है, और यदि हम बड़े वाले इंटीजर में छोटे वाले इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमको कोई क्वेश्चन मिलेगा, लेट से क्यू मिल रहा है, और कोई रिमाइंडर मिलेगा, लेट से आर मिल रहा है। तो यदि मैं इसमें लगाता हूँ एल्गोरिथम फार्मूला, डिवीज़न एल्गोरिथम फार्मूला, वो क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यदि मैं इसमें यूज करता हूँ तो यहाँ मेरा डिवाइज़र है क्या? बी। डिविडेंड क्या है? ए। एक बार फिर से लिख लेते हैं अच्छे से साफ से। तो यहाँ जो ए है वो है डिविडेंड, क्यू क्या है? क्वोशंट है, और आर क्या है? रिमाइंडर है, और बी है हमारा डिवाइज़र। तो यदि मैं इसको डिवीज़न एल्गोरिथम फार्मूला में पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है हमारा? ए है। डिविडेंड क्या है? ए है। डिवाइज़र क्या है? बी है। डिवाइज़र बी है। क्वोशंट क्या है? क्यू है, और रिमाइंडर क्या है? आर। तो मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यदि मैं इनसे देखूं कि यहाँ आर ज़ीरो था, रिमाइंडर ज़ीरो था, यहाँ रिमाइंडर 1 था, यहाँ रिमाइंडर 2 था, तो मैं देखूंगा कि इसमें जो रिमाइंडर मिला, इसमें जो रिमाइंडर मिला, इसमें जो रिमाइंडर मिला, वो तीनों रिमाइंडर या तो ज़ीरो हो गया रिमाइंडर, या फिर रिमाइंडर जो मिला वो हमेशा इस डिवाइज़र से, जिससे भी मैं डिवाइड कर रहा था, ये 0 2 से छोटा मिला, ये 1 3 से छोटा मिला, 2 3 से छोटा मिला। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि रिमाइंडर जो हमारा मिलेगा वह या तो वो 0 के इक्वल मिलेगा या फिर बड़ा मिलेगा, लेकिन हमेशा बी से छोटा मिलेगा। यही कहलाती है हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसी को बोलते हैं दोस्तों यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब यदि हमको इसका प्रूफ करना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का, तो कैसे करते हैं? तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले यदि मैं इसको स्टेटमेंट में, जो मैंने अभी यहाँ बात कही वही यदि मैं स्टेटमेंट में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूँगा कि यदि कोई भी दो इंटीजर हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर सच। यूनिक कैसे? क्योंकि दोस्तों यहाँ यदि हम देखेंगे, मैंने 4 को डिवाइड दिया था 2 के साथ, तो ये 2 और 0
इस डिवीज़न के लिए ये दोनों हमेशा क्वेश्चन में मिलेगा 2 और रिमाइंडर में मिलेगा r। इनके अलावा यदि हम 4 में डिवाइड लगा रहे हैं 2 का, तो इनके अलावा कोई भी क्वोशंट और रिमाइंडर नहीं मिलता, ये होते हैं यूनिक। तो यदि मैं इसको लिखना चाहता हूँ स्टेटमेंट में, तो ऐसे लिखूंगा फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स q एंड r सच दैट, कैसे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हमेशा जो रिमाइंडर रहेगा स्मॉल r हमारा रिमाइंडर था वो या तो 0 के इक्वल रहेगा या फिर ग्रेटर रहेगा, लेकिन हमेशा डिवाइज़र हमारा था b, हमेशा डिवाइज़र से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यही होती है हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सपोज कर लेते हैं। एपी क्या होती है, एपी सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें कोई भी 2 टर्म ले लें हम। जैसे मान लीजिए कि एक एपी है A1 A2 A3 A4 और ऐसे आगे अप टू सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी। ये इस एपी में कोई भी 2 टर्म, ये 2 टर्म ले लें, ये 2 टर्म ले लें, ये 2 टर्म ले लें, तो हमेशा किन्हीं भी 2 टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। मतलब यदि मान लीजिए कि यहाँ बी मिल रहा है तो यहाँ भी बी मिलेगा, यहाँ भी बी मिलेगा। मतलब यदि मैं A2 माइनस A1 करता हूँ तो वैल्यू सेम आएगी, A3 माइनस A2 करता हूँ तो वैल्यू सेम आएगी, मतलब कॉमन डिफरेंस एपी का सेम होता है। अब देख लेते हैं, इसके लिए अपन एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सपोज करते हैं। वो एपी क्या है, वो है ए माइनस क्यू बी अब देखिए ये कैसे हुआ, तो जैसे मैं एक एपी मानता हूँ 5 6 7 8 एंड ऐसे आगे की ओर, और यदि मैं पीछे जाऊँगा तो 4 3 2 1 ऐसे मिलेगा मुझे। तो यदि पहली टर्म देखूं तो वो हमेशा लोएस्ट होगी, और यदि लास्ट वाली टर्म, लेट्स से हम 10 तक एपी हमारी, तो लास्ट वाली टर्म ग्रेटेस्ट टर्म होगी। तो यदि इस एपी को देखूं तो a माइनस क्यू बी क्यों, क्योंकि यदि हम ऐसे आगे जाते जाएंगे, यहाँ से यदि a से यदि आगे जा रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, सब में b है। यदि मैं इसमें b ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा a प्लस बी, फिर a प्लस बी में b ऐड करूँगा तो a प्लस 2b, फिर a प्लस 2b में b ऐड करूँगा तो a प्लस 3b, ऐसे आगे जाते जाएंगे। तो ये हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ 1b था, यहाँ 2b, यहाँ 3b, तो ऐसे हम कोई लास्ट टर्म जो होगी वो मुझे मिलेगी कोई इंटीजर के साथ, तो वो इंटीजर मैं सपोज कर लेता हूँ कि क्यू है, तो क्या मिलेगा a प्लस क्यू बी। ऐसे ही सेम यदि यहाँ मैं पीछे आ रहा हूँ तो इसमें b ऐड हुआ होगा, इसमें b ऐड हुआ होगा, इसमें b ऐड हुआ होगा, मतलब ऐसे यहाँ भी इंटीजर मिल रहे हैं, तो मुझे मिल जाएगा a माइनस क्यू बी। अब a माइनस क्यू बी यहाँ जो होगी वो लोएस्ट टर्म होगी और a प्लस क्यू बी ग्रेटेस्ट टर्म होगी, क्योंकि अपन पहले ही देख चुके हैं कि क्यों होता है ये। तो ये यदि लोएस्ट टर्म है और ये यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है वो पॉजिटिव नंबर्स की है, तो हमेशा जो ये वैल्यू मिलेगी लोवेस्ट वो नॉन नेगेटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव यदि सीरीज है तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। तो मैं कह सकता हूँ कि वो नॉन नेगेटिव होगी। उस नॉन नेगेटिव को अपन मान लेते हैं एक आर स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इसकी वैल्यू मैंने सपोज कर ली क्या है आर। तो दिस इम्प्लाइज दैट इस यदि मैंने क्यू बी, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए a इक्वल टू क्यू बी, तो इसको यदि एडजस्ट करेंगे तो ट्रांसपोज हुआ क्यू बी को लिख सकता हूँ बी क्यू, तो ये ट्रांसपोज होके आर प्लस बी क्यू इक्वल टू ए, और इसी को इस तरीके से लिख सकता हूँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही हमारी होती है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हमको ये तो मैंने दिखा दिया कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, पर हमको ये भी दिखाना होगा अब कि आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर ग्रेटर देन लेस देन बी, ये भी दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए यदि मैं पहला केस कंसीडर करूं, यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं कि मैंने सपोज किया है कि आर स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो यदि स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो वो हो सकता है 0। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या हो सकता है 0। तो मैं
आर को ज़ीरो के इक्वल ले सकता हूँ। ये पहला केस हो गया। तो मैंने क्या दिखा दिया, मैंने ये दिखा दिया कि जो आर है वो ज़ीरो के बराबर हो सकता है। अब दूसरा केस कंसीडर करूँ, यदि ऐसा पॉसिबल है, मुझे पता है कि ये जो आर है वो बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो यदि मैं ऐसा मान लूँ कि ये आर जो है वो बी से क्या है, बी के बराबर है, तो क्या होगा, इक्वल यदि मैं मान लेता हूँ आर को, तो मुझे मिल जाएगा आर इक्वल टू बी। अब यदि इस आर इक्वल टू बी को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे मिलेगा, क्योंकि आर की वैल्यू जो है बी है, तो मुझे मिल जाएगा बी इक्वल टू ए माइनस क्यू बी। अब यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो क्यू बी को ट्रांसपोज किया मैं इस साइड में ट्रांसपोज करूँगा तो मुझे मिलेगा बी प्लस क्यू बी इक्वल टू ए, या दोनों टर्म में b कॉमन है तो b कॉमन लेके b इंटू 1 प्लस क्यू बी इक्वल टू ए। और यदि मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे मिलेगा b इक्वल टू ए अपॉन, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आएगी, तो ये मिल जाएगा b इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस क्यू, जो कि एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि वैल्यू यदि ये भी पॉजिटिव इंटीजर था और क्यू जो मैंने सपोज किया था वो भी इंटीजर था, तो यदि ये इंटीजर वैल्यू है, ये भी इंटीजर है, ये है क्यू, ये भी इंटीजर वैल्यू है, ये भी इंटीजर वैल्यू है, और किसी भी वैल्यू की यदि p अपॉन क्यू में लिख दें तो वो क्या बन जाती है, रैशनल नंबर। तो ये वैल्यू जो होगी ये वाली, वो हो जाएगी एक रैशनल नंबर। पर हमने b को तो क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर माना है, लेकिन वैल्यू जो b की मिल रही है वो रैशनल नंबर मिल रही है। तो यदि मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि r इक्वल टू बी, तो ये हमारी जो एजम्पशन है वो क्या हो रही, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब एक तीसरा केस ले लेते हैं कि जो r है वो यदि 20 के ग्रेटर हो जाए तो क्या होता है, तो क्या होगा, यदि मैं r को, जनरली जो r होगा हमेशा b से छोटा ही होगा, लेकिन ऐसा यदि मैं मान लूँ कि r जो है वो b से ग्रेटर है, तो यदि मैं r की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहता हूँ, अब मुझे पता तो नहीं है कि जो r है वो b से कितना बड़ा है, तो मैं मान लेता हूँ कि n बड़ा है, तो यदि r की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो b में यदि n ऐड कर दूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा r के, ये वैल्यू मिल जाएगी r की। अब r की जब वैल्यू मिल जाएगी और उसको फिर से इक्वेशन में पुट कर देंगे तो r यहाँ से, यदि मैं इक्वेशन 1 देखूँ क्या है, r इक्वल टू ए माइनस क्यू, तो r की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, ए बी प्लस एन, तो बी प्लस एन पुट कर दिया। फिर यहाँ भी बी मुझे दिख रहा है, यहाँ भी बी मुझे दिख रहा है, मतलब इसको मैं ट्रांसपोज कर सकता हूँ इस साइड पे, तो ये ट्रांसपोज होके ये वैल्यू इक्वल टू बी प्लस एन प्लस क्यू बी इक्वल टू ए। अब इन दोनों, यदि मैं एन को देखूँ, ये भी इंटीजर तो होगा कोई और ये भी इंटीजर, तो इंटीजर को इंटीजर की साइड ट्रांसपोज कर दिया और ये वैल्यू मिल गई b प्लस क्यू बी। अब दोनों टर्म में b कॉमन है तो कॉमन लिया, तो b इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल टू ए माइनस एन। और यदि यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालता हूँ तो ये वैल्यू भी रैशनल नंबर आएगी, पर हमको पता है कि जो b है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो जो हमारी हमने एज्यूम किया था कि जो वैल्यू यदि r b से ग्रेटर है, तो हमारी जो एजम्पशन थी वो क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, गलत हो रही है। मतलब इन द एंड मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b हैं तो हमेशा दो यूनिक नॉन निगेटिव इंटीजर्स q एंड r कैसे मुझे मिलेंगे कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हमेशा जो रिमाइंडर रहेगा r वो या तो ज़ीरो के ग्रेटर रहेगा या फिर इक्वल रहेगा और हमेशा b से लेस रहेगा। अब दोस्तों देख लेते हैं, जो Q एंड R हमको पता है यूनिक होते हैं, तो इनकी यूनिकनेस यदि प्रूव करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमको पता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा से कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ वेयर जो R की वैल्यू रहेगी रिमाइंडर की वो ज़ीरो के ग्रेटर रहेगी या फिर इक्वल रहेगी, और हमेशा जो डिवाइज़र रहेगा B उससे क्या रहेगी, छोटी रहेगी, लेस रहेगी। और यदि ऐसा पॉसिबल है, इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट अनदर, वैसे तो हमको पता है कि ये यूनिक होते हैं, इनके अलावा कोई, तो यदि ऐसा पॉसिबल है कि कोई और इंटीजर्स लेट से क्यू डैश एंड आर डैश एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यदि उनको यूक्लिड डिवीज़न लेमा में अपन पुट करेंगे तो वैल्यू हमको ये मिलेगी।
अब यदि मैं इक्वेशन इसको दे देता हूँ इक्वेशन 1, ये हो जाती है इक्वेशन 2। यदि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों देखूंगा तो ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू कौन सी, ये देख लेते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक इक्वल हैं, तो वो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगी। अब देखेंगे यहाँ भी बी वाली टर्म है, यहाँ भी बी वाली टर्म है, तो इनको ट्रांसपोज करके एक साइड पे लिख लिया। आर यहाँ है तो आर डैश को आर की साइड ले गया, तो ये अब दोनों से बी कॉमन था तो बी को कॉमन लिया तो मुझे मिल जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी मुझे। अब पता है कि जो आर है पहली इक्वेशन से ये स्टेटमेंट पता है, दूसरी इक्वेशन से ये स्टेटमेंट पता है, तो यदि ऐसा है और यदि ऐसा है तो ये आर माइनस आर डैश भी, यदि आर 0 से ग्रेटर है और इक्वल है और बी से लेस है, और आर डैश 0 से ग्रेटर है या इक्वल है और बी से लेस है, तो वैल्यू जो होती है आर डैश माइनस आर वो भी 0 के ग्रेटर या फिर इक्वल और हमेशा बी से लेस होगी। कैसे, यदि हम इसको देखें तो मैं मान लेता हूँ कि जो रिमाइंडर है वो है 3 और 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और लेट से जो डिवाइज़र था वो था हमारा मान लेते हैं 7, तो 7 यदि डिवाइज़र था तो ये पहली स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं दिखाने के लिए। और आर डैश को मान लेता हूँ, कोई भी रिमाइंडर ये है, इसको मान लेता हूँ कि ये है 5, ये 5, तो 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। तो यदि ये वैल्यू है, ऐसा है कि ये दोनों 7 से लेस हैं, तो यदि मैं इन दोनों को माइनस कर लूँ 5 माइनस 3, तो जो वैल्यू मिलेगी 2, वो भी ये जो कंडीशन है 0 इज़ लेस देन ग्रेटर देन 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 2 इज़ लेस देन 7, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब आगे देखते हैं, इसमें भी केस देखते हैं अपन क्या केस होंगे। तो पहला केस यदि मैं यहाँ से देखूँ तो जो वैल्यू आर डैश माइनस आर है वो 0 के इक्वल है, तो 0 के इक्वल रखूँगा। तो यदि मैं 0 के इक्वल पुट करता हूँ तो मेरे को आर डैश की वैल्यू मिलती है आर डैश की वैल्यू आर मिल गई। अब ये जो वैल्यू मिल गई आर डैश और आर इक्वल मिल गई, तो यदि इस इक्वेशन में रखते हैं, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू क्यू की भी मिल जाएगी। तो क्योंकि आर और क्यू की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू यहाँ आर डैश के इक्वल मिल गई, और क्यू यदि इस इक्वेशन में रखेंगे, कौन सा इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी क्यू की भी। तो आर डैश की वैल्यू आर है तो वहाँ मैंने पुट किया तो ये वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या हो गई, क्यू डैश। तो मुझे आर डैश और क्यू डैश दोनों जो वैल्यू मैंने सपोज की थी वो आर और क्यू के बराबर ही मिली। अब मान लेते हैं, ऐसा केस मान लेते हैं कि यदि ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है, यदि ये वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ दिखाया कि या तो ये वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी या इक्वल, तो यदि ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो क्या होगा, तो यदि ऐसे लिख सकता हूँ कि आर डैश माइनस आर इज ग्रेटर देन 0। यदि दोनों साइड मैं आर ऐड करता हूँ इस इक्वेशन में तो मुझे मिलेगा आर डैश इज ग्रेटर देन आर, ये इक्वेशन मिली। लेकिन हमको पता है कि जो आर है, लेकिन हमको पता है जो आर डैश है वो वैल्यू क्या है, 0। कहाँ से, मुझे इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू पता है कि जो आर डैश है वो 0 के इक्वल हो सकता है। तो यदि मैं आर डैश को 0 के इक्वल मानता हूँ तो मुझे मिल जाएगा आर इज लेस देन 0, आर इज लेस देन 0। यहाँ से मुझे यदि आर डैश इक्वल टू 0 है इक्वेशन 2 से, तो आर की वैल्यू 0 से लेस में, लेकिन हमको पता है कि जो आर है वो नॉन नेगेटिव, क्योंकि रिमाइंडर और क्वोशंट दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो ये वैल्यू जो हमने सपोज किया वो कौन, मतलब इसके अलावा यदि आर की वैल्यू या तो आर डैश से बड़ी हो, छोटी हो, या फिर स्मॉल आर की वैल्यू आर डैश से बड़ी हो, ये दोनों कंडीशन ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएंगी। इसलिए एस इन द एंड ऐसा कह सकते हैं हम कि जो Q एंड R रहते हैं वो क्या रहते हैं, यूनिक। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।